नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। हिंदी जो है भारत के माथे की बिंदी, इसे हम अपने प्यार से, स्वाभिमान से, अभिमान से अपने माथे पर लगाए घूमते हैं। हिंदी वो भाषा जिसमें बात करना ज़्यादातर भारतीय अच्छा समझते हैं, अपना निजता का अनुभव करते हैं। आपको लगातार किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों के साथ साबका करा रहे हैं और आज उसी कड़ी में एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ साबका होने जा रहा है कि आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये हीरो, भारत के हीरो हमारे भी हीरो हैं। बिल्कुल भी समय आप और उनके बीच में न लेते हुए हम स्वागत कर रहे हैं सिंहराज अधाना जी का, ओलंपियन सिंहराज अधाना। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई रघुवंशी भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाउ इज द लाइफ? बहुत बहुत खूब। माइंड ब्लोइंग। यस सर आपने तो जो भारत के माथे की बिंदी मैं कह रहा था, उस पर आपने तंगों की बिंदियाँ लगा दी हैं। हाँ, खुश नसीब हूँ मैं कि मैं ये कर पाया। भगवान की कृपा है और अपनों का साथ होने की वजह से मैं एक नहीं बल्कि दो दो बिंदी लगा पाया। एक साथ। बिल्कुल एक ही कंपटीशन में, एक ही आयोजन में दो दो बिंदियाँ। जी जी जी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि कोविड के कारण 21 में हुआ था, और उसमें मैं दो इवेंट में दो मेडल ले पाया, 10 मीटर और 50 मीटर में। सर आपकी कहानी मैं अगर फिनिक्स बर्ड से जोड़ूं कि जब हम ये कहते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो मिट जाता है, जल जाता है तो राख में से फिर से जिंदा हो जाता है, आपने ऐसे समय में ये खेल शुरू किया जब लोग कहते हैं कि अब तो बस बच्चे पालने हैं। क्या, कैसे ये हुआ कैसे? देखिए, बचपन से जो कहते हैं कि आपने कोई ख्वाब पाला है, कोई सपन देखा है, वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके भगवान मौका देता है पूरा करने का। तो बचपन से मैंने भी एक ख्वाब देखा था, अपने देश की मिट्टी, इस तिरंगा की शान के लिए कुछ करने का मौका। तो वो मौका मैं लगातार कॉलेज टाइम से ही, बचपन से ही ढूंढ रहा था। कॉलेज टाइम में भी मैंने और एक सोसाइटी बनाई थी, हैंडीकैप वेलफेयर पहचान संगठन विकलांगों के लिए। मैंने पूरे फरीदाबाद में घर घर जाके मैंने सर्वे किया विकलांगों का। रेड क्रॉस सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र की सहायता से एक प्रिया सोसाइटी है आदि, जिसे आप जानते हैं लोग, उनकी सहयोग से मैंने काफ़ी सालों से काम किया। लेकिन अंदर से जो इस संतुष्टि होती है किसी काम को करने से, वो मेरी पूरी नहीं हो रही थी और मैं अंदर से कहीं ना कहीं विचलित था। जब एक घटना की वजह से पिस्टल मेरे हाथ में आई और कोच ने जब ये कहा मेरा पिस्टल शॉट चलने के बाद कि सिंहराज आपका निशाना बहुत अच्छा है और आप इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अंदर से बिजली सी दौड़ी। एहसास हुआ कि यार यही तो वो है रिप्रेजेंट करने का। तो देश को जो मौका है कुछ देने का, करने का, मुझे लगा यही है वो स्टेज, वो प्लेटफार्म जिसमें अपने तिरंगा की शान के लिए कुछ कर सकता हूँ। बस मैं इसमें जुट गया और मेरे सफ़र यहाँ से शुरू हो गया शूटिंग का। एक साइंटिस्ट का जिक्र आता है कि वो रात में कोई अपना प्रयोग करके सोया था और सुबह उसको वो मिल गया तो वो चिल्लाया यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया। तो बिल्कुल वही स्थिति रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जब मौका ऐसा हर किसी इंसान को मिलता है, बस आपके दिल और दिमाग, आत्मा उसको पहचानने के लिए पवित्र होनी चाहिए। आत्मा का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अपना कर्म जो इंसान का होता है उसको वो हमेशा प्राथमिकता में रखें कि मेरा कर्म मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए ये है, या मेरा जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो ये है। जब तक जीवन जीने का उद्देश्य उसे नहीं मिलता है और आत्मा आपकी पवित्र है तो आपकी उस आवाज़ को आप सुन लोगे। अगर आपने ओवर थिंकिंग करके दिमाग को या अपने आसपास बुराइयों को इकट्ठा कर रखा है, या जैसे आजकल मैं देखता हूँ युवा नशा करके रखता है, तो उसे सोचने की प्रवृत्ति उसे नसीब नहीं होगी। जो आवाज़ें उसे आसपास सुनाई देगी वो उसे नहीं सुनाई देगी कि भगवान मौका दे रहा है या कोई गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है और ये वो पल है जो आपके जीवन को बदल देगा। तो वो आपके दिमाग तक वो जो आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, आपके आत्मा तक वो आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तो वो इंसान उस मौके को खो देगा आसानी से। कहते हैं नसीब दरवाज़ा खटखटाता रह जाएगा और आप कुंडी नहीं खोल पाओगे। यहाँ मेरे मामले में मैं खुश नसीब था कि मैं इससे पहले
जो सोशल वर्क करता था, समाज से जुड़ा हुआ था रहा, ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ मेरे कान तक आसानी से पहुंच पाती थी। और मैं स्कूल, सैनिक पब्लिक स्कूल में जो नौकरी मैंने करी 13-14 साल उस दौरान, तो बच्चों की आवाज़, उनको जीवन जीने का एक मूल मंत्र मैं जो समझाता था पढ़ाई कराते समय, तो वो सभी चीज़ें कहते हैं इंद्रियां हैं जो हमारी, वो सभी मेरे अपने काबू में थी और मैं अपने जीवन के उद्देश्य के लिए हर पल तत्पर रहता था। इसलिए वो जो जादू था इंडिया को रिप्रेजेंट, वो अंदर तक जैसे गया तो कहा कि हाँ यही वो पल है यार जो तुझे, जिसके लिए तू बना है। जो लोगों की सेवा की, उसकी ब्लेसिंग का भी फल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% ब्लेसिंग के बिना तो वो सुरक्षा कवच, जो ताकत, जो कहते हैं कि रगों में खून जो दौड़ रहा है और जो विल पावर मिलती है, वो लोगों की ब्लेसिंग की वजह से ही, उनकी दुआओं के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, अन्यथा सिंगराज कुछ नहीं था। मैं बचपन में, मुझे दोनों पैरों में पोलिया हो जाना, दोनों पैर मेरे शरीर से जुड़े रहना, और फिर वो धीरे धीरे उनका ठीक होना और मैं अपने दोनों बैसाखियों से खड़ा होना, फिर बैसाखी छोड़ के अपने पैरों पे खड़ा होना, बस वो मुकाम की हमेशा तलाश करते रहना। और जो भी मैं काम करता था लाइफ में, यहाँ तक कि बचपन में जो बच्चे खेलते हैं आजकल तो मोबाइल से खेलते हैं, सुबह शाम उनका बस आंखें उठते सोते मोबाइल दिखता है और ऑनलाइन गेम दिखते हैं। हमारे बचपन में हमें कंचा गोटी खेलने को मौका मिलता, हाँ गिल्ली डंडा खेलने को मिलता, और यहाँ तक कि टायर साइकिल के होते थे पर पुराने मिलते थे, उनको लेके घूमना या फिर पतंग उड़ाना। तो वो जो भी हम काम करते थे बचपन में मन से करते थे, दिल खोल के करते थे, आनंद लेके करते थे। आज आप बच्चों को कुछ भी काम दे दो वो आनंद से नहीं करते, ठीक बात है। चेहरे पे भी नहीं रहते, एक दबाव रहता है। मतलब मोबाइल से भी खेल रहे हैं तो डर रहता है मम्मी पापा ना आ जाए कुछ देख ना ले, तो उसको भी वो फोकस है उनका, अंदर से उनको खुशी नहीं है, बस वो खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं उनको नहीं पता है, चैटिंग कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है। पहले हम बात करते थे दोस्तों से, हम उम्र भाइयों से, तो चेयरअप हमेशा रहना, एंजॉयमेंट करना, तो वो लाइफ में एनर्जी देता था, सीखने को देता। देखिए आप खुल के जब आप हंसोगे तो आपका सारा शरीर की जो मांसपेशियां हैं, ब्लड सर्कुलर, तो आपके अंदर एक गुड हार्मोन्स पैदा होंगे। बिल्कुल। जब वो गुड हार्मोन्स पैदा होंगे तो आपको शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, और वो पॉजिटिव जब एनर्जी किसी की मदद करने से, चेयरअप रहने से, खुश रहने से, तनाव से दूर रहने से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, वो लाइफ में एक आपको नया मुकाम देती है, हमेशा वो आशीर्वाद का काम करती है। सर बचपन की बात आपने छेड़ ही दी है, तो आपको खूब याद होगा कि आज के माँ बाप कहते हैं बच्चों से जा खेलने जा, और हमारे समय के माँ बाप कहते थे खेलने मत जा पढ़ ले। तो ऐसा भी कभी दौर आता था कि बच्चे बाहर आके घर के बाहर आवाज़ मारते हों खेलने चलेंगे, तो मेरा तो कुछ ऐसा अनुभव था, कुछ अजीब अजीब आवाज़ भी करते थे कि सीधा आवाज़ नहीं मारते थे, तो कोई इशारा हो, कोई चिड़िया की आवाज़ निकाल दी और इस तरह का, या गेट बजा के चले गए, बाहर कोई नहीं है कि भाई टाइम हो गया है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपने जो ये कहा है सीधा मुझे बचपन में झोंकने का मौका मिल गया, और आपने बिल्कुल पहुंचा दिया मुझे बचपन में। बहुत ऐसे पल होते हैं जीवन में जो आपने कहा है, वो ही पल होते थे असली जीवन जीने के। माँ बाप पहले कभी इतना दबाव नहीं डालते थे पढ़ने के लिए कि पढ़ लो, माँ बाप कभी ये दबाव नहीं डालते थे पहले कि आप खेल लो, क्योंकि माँ बाप के पास इतना काम होता था, पेरेंट्स के पास पहले, कि वो अपने पारिवारिक काम, खेतीबाड़ी के काम से, घर के पशुओं की सेवा करने में या घर की व्यवस्था को बनाने में इतने व्यस्त रहते थे कि परिवार के बच्चों पर इतना फोकस ही नहीं हो पाता था माँ बाप का कि भाई आप पढ़ने जा रहे हो या खेलने जा रहे हो। सच बात। तो फ्रीडम उनको एक मिलता था। तो यहाँ पर बच्चा स्वयं अपनी जिम्मेदारी माँ बाप को देखते देखते सीख जाता था। जैसे हम 6 भाई बहन हैं, तो मम्मा अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठी और 20-25 ढोर रहते थे, तो फादर अपना उठे खेत पे चले गए, तो मदर ने अपना पशुओं को संभाला, देखा। मैं शहरी दर्शकों के लिए कह दूं कि ढोर का अर्थ है पशुओं का, गाय भैंस जो हम रखते थे जिनसे दूध अरनी होती थी। तो मैंने जब महसूस करा कि मम्मा उठ रही है, अपने पशुओं को दे रही है, तो
सारे बिस्तरों को इकट्ठा करना, खाट पीढ़ी को उठा के एक तरफ रखना। अब तो हर कमरे में बेड है, पहले खाट होती थी, चारपाई जिसे बोलते हैं, तो उनको उठा के तह बना के एक किनारे पे सही जिनका जगह होती थी वहाँ उठा रोज के बिछाते थे और रोज तहते लेते थे। थे। तो ये जिम्मेदारी रूटीन की होती थी। और पानी से भरा हुआ मटका जग खाट के पास में रहता था, गिलास रहता था, उनको धो के किचन में रखना, सारी व्यवस्थाएं बनाना, झाड़ू कैसे लगता है वो देखना। और खुद मैंने कितनी, आज भी मैं अपने रूम की सफाई करने में खुशी महसूस करता हूँ। खुद मैं अपना बाथरूम खुद साफ करता हूँ आज भी। वो हमने अपने माँ बाप से सीखा है, देखा देखी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये करो आप, वो करते रहे, हम सीखते रहे। हमारे बड़े भाई बहन, हमारे चाचा ताऊ के परिवार के समाज में जहाँ खुलापन होता था, वो खेलते थे सब चीज़ें, हम उनके साथ बैठते थे तो वो हम अपने आप सीख गए। वो स्कूल जाते थे, आके पढ़ते थे, हमने उनको देखा कि स्कूल क्या होता है, हम उनके पीछे पीछे गए, हम स्कूल जाना सीख गए। स्कूल के आने के बाद हमने उनको पढ़ते हुए देखा, हम पढ़ना सीख गए। कोई रिश्तेदार घर पे आ रहा है, उनको पानी कैसे दिया जाता है, उनके साथ कैसे बैठा जाता है, कैसे शिष्टाचार निभाया जाता है, हमने उनको देखा, हम सीख गए। आज बच्चे देख भी नहीं पाते, सीख भी नहीं पाते हैं। बताने का असर कम होता है, देखा देखी जो प्रैक्टिकल जो होता है समाज में, परिवार में, उससे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो वो चीज़ें जब मैं 5वीं छठी में था तो मेरे कज़न ब्रदर थे भीम अधाना, नरेश पोसवाल, वो मेरे घनिष्ठ मित्र होते थे। तो उनका कभी जैसे मेरे घर से पास से निकलना और बाबा को बोलते हैं बाबा राम राम, तो मैं समझ गया कि ये मेरा बुलावा है मुझे बाहर बुलाने के लिए। तो मैं अपने घर से सीधा उनके पास जाता, हाँ भाई बताओ आप बुलाने आए? नो, हाँ चल खेत पे चल रहे हैं, मूली खाएंगे मूली खाएंगे। तो रास्ता में जाते हुए वो खेलना, वो मूली एक सलगम खाना खेत से उपाड़ के, शुद्ध वातावरण में रहना, तो वो लाइफिंग, हंसना, एन्जॉयमेंट करना, वो खाने से ज़्यादा वो आनंद जो मिलता था खुले माहौल में रहने का, वहाँ बोलना नहीं पड़ता था। वहाँ सिर्फ राम राम से ही पता चल जाता था किस टोन से राम राम हो रही है बाबा को और माँ को। तो भगवान का नाम भी हो जाता था उस दौरान में। और हम उस जिम्मेदारी, उस दोस्ताना जो जिम्मेदारी होती थी, उसमें भी पूरा एन्जॉयमेंट लाइफ का हमने प्रॉपर जिया है। तो अनुशासन, फिर हमें ये भी चिंता रहती थी कि घर पे इस समय घर जाना है। जैसे ही वो देखा, घड़ी तो हाथ में होती नहीं थी, तो धूप के इशारे से ही, सूरज के ढलने के इशारे से ही हमें एहसास हो जाता था कि ये समय अब घर जाने का है। बिना उसमें कोई परिवर्तन करे सीधे हम घर गए। फिर घर के कामों में परिवार का हाथ बढ़ाना, मदद करना। तो वो बचपन से जो देखा है, जो सीखा है, जो अनुशासन, वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आता है। और तब कोई जिम नहीं जाता था और सब स्वस्थ रहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जिम का मतलब है शारीरिक परिश्रम, शारीरिक अंगों को एक्टिव रखना, गतिविधि रखना। अब क्या है, आप पूरे दिन एक कमरे में, स्कूल की चार दीवारी में रहे, स्कूल के कमरे के अंदर रहे, घर पे भी घर की चार दीवारी के अंदर रहे, तो आपने रनिंग भी नहीं करा, शरीर को झुकाया भी नहीं। आज पानी लेने के लिए आप झुकते नहीं हो, झाड़ू उठाने के लिए झुकते नहीं हो आप, झाड़ू लगाने के लिए घर में सफाई कर्मचारी चाहिए, घर के बेड के चद्दर को भी मम्मा झाड़ देगी, पर बच्चा नहीं झाड़ता है। तो जब नहौड़ता ही नहीं है बच्चा, मसल्स को एक्टिव ही नहीं करा उसने, तो वर्कआउट तो होता नहीं है कुछ भी। तो शरीर में जिम तो चाहिए चाहिए। जिम के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पारिवारिक, मैं कहूँ आप जिम मत जाओ, परिवार के जो अपने आपके काम है, रूटीन जो आपके काम है, वो ही आप कर लो। उसमें आप सैकड़ों बार झुकोगे, उठोगे, गर्दन का मूवमेंट लेफ्ट राइट करोगे, ठीक है, मसल्स को एक्टिव करोगे, तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट अपने आप हो जाएगा। जो लोग घर पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ सोना और अपने ऑफिस जाना, या बच्चे को स्कूल और सीधा घर पे आना, फिर घर से ट्यूशन चले जाना, उनको जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। और जब जिम जाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि जिम के भी रूल्स होते हैं, किस उम्र पे आपको जाना है, कितना वेट उठाना है। कई बार बच्चा टीवी से प्रभावित हो जाता है, आस पड़ोस में किसी अंकल को देख के प्रभावित हो जाता है, मसल्स बहुत अच्छी है आपकी, बॉडी आपकी बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसा जॉन इब्राहिम जैसा, सलमान खान जैसा बनूं। वहाँ बच्चा ज़्यादा वेट उठा के, या वहाँ के जो ऑलरेडी जिम ट्रेनर है, उनका जो मसल्स गेने हैं, उनको देख के
आसानी से मसल्स बनाने के लिए, शरीर का बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन के नाम पे बहुत सारे पाउडर्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनसे भी बहुत सारी बीमारियां कम उम्र में बच्चे को देखने को मिल जाती है। अब देख रहे हैं कितने उम्र में बच्चों को, आप देख सकते हैं समाज में आए दिन खबर आती रहती है न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे भी, कि जिम करता करता उसको हार्ट फेल हो गया। बिल्कुल ठीक बात। वो क्या है, वो जिम के साइड इफेक्ट है। जिम उन लोगों के लिए, मैं कहूँ जिम आप अगर नहीं जा रहे हैं, जैसे मैं शूटिंग में गया तो मुझे पता चला थेराबैंड क्या है। प्लास्टिक का एक बैंड होता है, उससे आप पूरा बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल। शरीर का मेरे का खुद वेट है, अगर मैं खुद अपने शरीर से वर्कआउट करूं तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। आप पुशअप 10 पुशअप मार के देख लीजिए, तो आपका शरीर का वजन 70 किलो, तो जब 70 किलो आप उठाओगे पुशअप करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने शरीर का वजन नहीं उठा सकते आप। ठीक कह रहे हैं। तो इंसान अगर कोशिश करता है, अपना घर का काम करता है, तो उसे घर से ही सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर वो सीखना ही नहीं चाहता है, जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं है, और उसे बस दूसरा हुक्म कोई दे रहा है, उठ जाओ स्कूल चले जाओ, स्कूल से छुट्टी हुई, टीचर ने कहा बस का टाइम हो गया है, बस में जाके बैठ जाओ, बस वाले ने कहा आपका स्टॉप आ गया है, स्टॉप पे उतर जाओ, मम्मा ने कहा लंच ले लो, ट्यूशन के लिए गाड़ी खड़ी है। अब चाबी जितना कोई चला रहा है, जितना कोई हुक्म दे रहा है, आप रोबोट बन के जो काम कर रहे हैं, तो फिर आप इंसान नहीं बने, एक रोबोट बने। जैसी जीवन में कोई समस्या आई, जटिलता आई कहीं भी, और वो जो चाबी जो भर रहे थे वो लोग डिस्टर्ब हुए अपनी लाइफ में, या चाबी किसी ने नहीं भरी, बच्चा वहीं पटरी से उतर जाता है। उस झटके को बच्चा नहीं झेल पाता है और वो बिखर जाता है, उसकी लाइफ जीरो हो जाती है, क्योंकि वो बिना उद्देश्य से जीवन जी रहे थे, वो दूसरे के हुक्म से अपना जीवन चला रहे थे। इसलिए फेलियर युवा ज़्यादा होता है, और जो परिवार के साथ घुल मिल के खुद अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, डिसीजन पावर हमारा कामयाबी में महसूस करता हूँ कभी कभी कि मैंने जो सक्सेस ली है 35 साल की एज में शूटिंग शुरू करके 48 मेडल्स जो आप देख रहे हैं, 42 इंटरनेशनल मेडल है मेरे पास, इंटरनेशनल। मैं इसको लेने में इसी वजह से कामयाब हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हुक्म नहीं दिया कभी, बल्कि सोचने समझने का मुझे भरपूर अवसर दिया, जिसकी वजह से मैं सही और गलत पहचान पाया। फिर नशे का दुष्प्रभाव भी देखा। मेरा जिम्मेदार परिवार है, बड़ी फैमिली है मेरी, 5 चाचा ताऊ है मेरे फादर हर। तो मैंने देखा कि ड्रिंक और स्मोकिंग क्या क्या असर होता है समाज में। मैं गुर्जर समाज से संबंध रखता हूँ, तो और भी समाज में, आसपास गांव में और भी समाज के लोग हैं, तो मैं देखता हूँ कि उन परिवारों में जिन्होंने नशा किया, उन्होंने कैसे अपने जीवन को, अपने बच्चों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाए कि उन्हें जीवन में बनना क्या है, करना क्या है, समाज में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। उनके बच्चों का एजुकेशन भी नील रहा, समाज में खुद उनकी भूमिका जीरो रही, और इस वजह से जो समाज को देने का हर इंसान का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूँ कि जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, जिस परिवार में पैदा हुआ, उसके प्रति उसका एक कर्ज है। ठीक है। वो कर्ज हर किसी को चुकाना चाहिए। कर्ज आप कब चुकाओगे? जब आप कम पैसे में, कम स्थिति में होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस पोजीशन में आप हो ही नहीं, भाई सोचने की परवाह आपने ख़त्म कर दी। आप सुबह शाम स्मोकिंग ड्रिंकिंग में रहते हो, और आपका ओवर थिंकिंग रहती है दिमाग में हमेशा, तो आप वो लेवल नहीं प्राप्त कर पाओगे। बचपन में खुद आपने दूसरों के इशारों से चलो हो, जवानी में आप आए दहलीज पर तो आपने नशा करना शुरू कर दिए, तो जीवन कहाँ बचा आपके पास कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। इसीलिए आज हिंदुस्तान जिस मुकाम पे होना चाहिए देश आज़ाद होने के बाद, वो आज उस मुकाम पे नहीं है। स्पीड हमारी वो नहीं है। इसी वजह जी इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि युवा अपने देश, जब अपने लिए जिम्मेदारी नहीं है, उसके कुछ परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं, तो उस समाज के लिए क्या जिम्मेदारी निभाएगा। इसलिए समाज में अतत्व लोगों की संख्या ज़्यादा है, गंदगी की ढेर ज़्यादा है, और नशाखोरी सबसे ज़्यादा है, बेईमानी सबसे ज़्यादा है। ये इसी की देन है। हर तरह की गंदगी है। हाँ, अंदर वाली भी, अंदर वाली व बाहर वाली, इसी वजह से है। बस हर आदमी अपने आप को ठीक कर ले, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। बहुत अच्छा, ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। मैं जब आपसे मिलने आ रहा था तो मुझे मेरे मन में मेरे साथी ने कहा कि
हम एक हीरो से मिलने जा रहे हैं, देश के नायक हैं, कि हम हीरो से ही कहते हैं जो हमें किसी चीज़ की प्रेरणा दे। पर मैं देख रहा हूँ जब बातें हम लोग कर रहे हैं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आप बेहतरी के साथ पहले खिलाड़ी थे, फिर आप एक टीचर हो गए, और फिर उसके बाद आप एक सोशल फिलंथ्रोपिस्ट हो गए। ये मतलब ये जो खनक है आपके जो व्यक्तित्व में, ये कैसे बढ़ी, कैसे है ये? सबसे पहले तो भाई मैं कहूँगा मैं हीरो नहीं हूँ, जी। मैं एक साधारण इंसान हूँ, आपका भाई हूँ। ये जीवन जो जिया जाता है वो दो तरीके से जिया जाता है। एक वो जो आपने स्वयं अपने लिए चुना हो कि यार मुझे जीवन ऐसे चुनना है, ऐसे मुझे लाइफ को जीना है। एक वो जो ईश्वर ऊपरली जो ताकत बैठी है, एक वो चलाता है, आपको किसी भी टर्न पॉइंट पे ऐसे पहुंचा देगा कि यार ये तेरी लाइफ का जो तू चाहता था ना, मांग रहा था, ये उस मांगने से भी ज़्यादा है। मैं ये चाबी तुझे दे रहा हूँ और इस चाबी को दरवाजे खोलो और जा अपने सपने जी लो। एक वो ईश्वर देता है। तो मैंने बस यही अपने जीवन का मकसद रखा बचपन से कि मैं जो भी कुछ करूँगा अपने देश और समाज को ध्यान रखते हुए करूँगा। लेकिन जब एक आदमी हाइट पे होता है, उसे गिरने का डर भी उतना ही ज़्यादा होता है। हम कहते हैं तरक्की ना प्रिज्मिक होती है, जितना आप ऊपर जाते हैं आपके अवसर घटते चले जाते हैं, लेकिन जितना आप ऊपर जाते हैं आपकी हाइट बढ़ती चली जाती है, आपके अपने लोग छोटे होते चले जाते हैं, अहमता का भाव बढ़ने लगता है। ये विनम्रता कैसे लाई जाए, दूसरों के लिए क्या सीख देंगे, नए युवाओं को कैसे सीख देंगे जब वो आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को खासकर, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, 100 में 100 ले आया, मेरे 500 में से 500 आ गए, मैं ऑल इंडिया टॉपर हो गया या हो गई, कैसे विनम्रता आए, अहमता को कैसे रोका जाए? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि गिरना पड़ना, तो गिरने पड़ने में तो मैंने समझता हूँ कि हर दिव्यांगजन ने मेरे जैसे जो जिनको पोलियो हो गया या किसी कारणवश शरीर का कोई अंग खराब हो गया, तो बचपन से गिरना और उठना तो हमने उसमें पीएचडी कर रखी है। इसकी तो गिनती नहीं है। इसकी तो गिनती नहीं है कि हम आज भी कितनी बार गिर जाते हैं और कितनी बार हम उठ जाते हैं। एक तो होता है गिरना शारीरिक, कि आपकी शारीरिक अंग कोई खराब है और उस अंग की अक्षमता की वजह से आपका शरीर ने वो काम नहीं किया और आप गिर गए। और आप समझ रहे हैं ना शारीरिक? हाँ, एक तो ये गिरना है। एक वो गिरना है कि आपने अपने कर्म से, अपने व्यवहार से ऐसा काम किया है जिससे दूसरों की नज़र में आप गिर जाते हैं। एक वो गिरना है। तो दोनों चीज़ों में मैंने विशेषकर ये महसूस करा है कि खुद आप गिर जाओ सैकड़ों बार, कोई फर्क नहीं है, आप खुद उठ जाओगे, आज नहीं तो कल उठ जाओगे। लेकिन मेरी मदर और फादर हमेशा एक चीज़ कहते थे, बेटा भूखा रह लेना लेकिन कभी किसी चोरी मत करना। दूसरा, कभी किसी से उधार लिया तो देना जरूर। एक, कहीं भी जाओ तो जैसे अपने घर में तेरी माँ, बहन, बेटी है, ऐसे ही घर से बाहर निकल के ध्यान रखना कि वो भी किसी की माँ और बहन और बेटी है। उनको भी उसी दृष्टि से, उसी भाव से इज्जत देना जो अपने घर में अपनी बहन बेटी को इज्जत दे। हम 3 भाई 3 बहन है, बड़ा परिवार है हमारा, चाचा था उस समय। तो समाज में हमने ये परिवार ने ये घर ही से ही चलती है कि आप महिलाओं की कैसे इज्जत करोगे, पुरुष है सामने, कोई बुजुर्ग है कोई, उनकी आप कैसे मदद करोगे, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करोगे, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो मेरा हमेशा ये तत्पर रहा कि सामने वाले को मेरी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे। मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिसके सामने वाले की नज़र में मेरा उस कर्म की वजह से मैं गिरूं, क्योंकि वहाँ आपके कर्म की वजह से आप सामने वाले की नज़र में गिर गए तो आप ये समझो आपने बहुत बड़ी अपनी हानि पहुंचाई जीवन को। जहाँ उनसे स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत जहाँ आपको आशीर्वाद मिलना था, वो आपको आशीर्वाद से वंचित हो गया। बिल्कुल। वो एनर्जी जो मिलनी थी, पोस्ट बूस्ट एनर्जी आपको आशीर्वाद के रूप में, उससे आप वंचित हो गए। तो ये चीज़ हमने बचपन से देखी है, समझी है, महसूस करी है। अभी मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं मीडियम फैमिली से संबंध रखता था, तो हरियाणा सरकार ने जब मैं मेडल मैंने जीते तो पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपये मुझे मिले। और उसके बेज में बहुत लोगों को पता चल गया कि सिंगराज के पास पैसा है।
तो जब किसी के पास समाज में पैसा होता है तो हर ज़रूरतमंद आदमी एक बार मौका देखता है कि यार भाई के पास पैसा है, ज़रूरत है मुझे, चलो मैं इनसे ले लेता हूँ। तो मुझे अभी सीखने को एक मौका क्या मिला कि वो भाई के परिवार में शादी थी बेटी की। उन्होंने कहा सिंगराज यार पैसे की व्यवस्था नहीं हो रहा, प्लॉट बिक नहीं रहा, क्या तू मदद कर सकता है? मैंने कहा बताओ क्या बात है। नो कि तेरी बेटी की शादी है। मैंने कहा मेरी बेटी की शादी है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कितना पैसा चाहिए। उन्होंने कहा भाई इतना रुपया चाहिए। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, पर मैंने की बेटी की बात है तो पैसा देना पड़ेगा। मैंने मिसी से कहा मैं इनकी बेटी की शादी है, पैसे देने। किसकी बेटी की शादी है? मैंने कि भाई जो आए हैं उनकी बेटी की। आपकी बेटी है? मैंने कहा फिर महसूस करा मैंने, हाँ यार बेटी तो बेटी होती है, उसकी हो चाहे मेरी हो। अगर मैंने उसे भाई कहा है तो बेटी तो मेरी हुई। मैंने तुरंत अपनी गलती को सुधारा, मैंने कि नहीं मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहा फिर क्या सोच रहे हो? अंकल भाई साहब से पूछो चेक देना कैश देना है। अगर आपकी बेटी है, आपने अपना माना है उसको, तो मैंने तुरंत चेक दिया और जितना कैश मांगा उनको दे दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा लेते समय कि भाई मैं 4 महीने 6 महीने में आपको दे दूंगा। मैंने कहा भाई कर्ज मत करना, इंटरेस्ट पे पैसा मत लेना, 6 महीने की जगह 1 साल में आराम से आप दे देना। अब देखिए होता क्या है, यहाँ मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, 2 साल हो गए पैसे नहीं आए। इस दौरान मैंने 2-3 बार फ़ोन करा तो मैं टेंशन में रहने लगा। मैंने कहा यार इतनी बड़ी रकम है, पैसा नहीं दे रहा भाई, ये तो गलत हो गया, गलत आदमी को पैसा दे दिया। 3 साल हो गए, मैं और टेंशन में रहने लगा, पैसा नहीं आया। इस दौरान मेरी 1-2 बार उनसे वार्तालाप हुई और मैं विचलित हो गया। मैंने उनसे एक बार फ़ोन पर लड़ाई करी। मैंने कहा यार ये आपने गलत करा, मुझे धोखा दिया, पैसा आपने मुझे नहीं दिए। तो मैं जब बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, परेशान हो गया, तो मैं एक दिन ध्यान लगा रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। शूटिंग में हमें मेडिटेशन करना सीखा और उसका बेनिफिट मैंने सीखा। तो जब मैं ध्यान लगा रहा था तो ध्यान में मैं वो किस्सा जो डिप्रेशन वाला, टेंशन वाला था, जो घर बैठे मुझे मिल गया था, मैं उसमें लीन हो गया। अब लीन हो गया, समाधि में चला गया। समाधि में मुझे ध्यान आ रहा था कि सिंगराज तेरी बेटी की शादी है जो तैने कहा कि मेरी बेटी है, और तैने उसको पैसा दे दिया अपनी बेटी समझ के और दे दिया। फिर तू समझ ही रहा है, मान कहाँ रहा है? मान कहाँ रहा है? तू समझ ही रहा था कि बेटी है। जैसे कि हम कई बार अपने बेटे की शादी करते हैं, पुत्र वधू ले आते हैं, कहते हैं हमारी बेटी है। बहू को हमने बेटी मान लिया, लेकिन जब वो बेटी जैसे कर्म करती है तो कहते हैं यार ये तो घूंघट नहीं कर रही, रिस्पेक्ट नहीं कर रही ससुर की, सासू की। फिर बेटी कहाँ है? बहू है ना। वो से शिकायतें शुरू हो जाती है, फिर थाने तक से शुरू हो जाते हैं। मानना और मानना एक डिफरेंस है। जैसे हम शूटिंग में देखते हैं कि यार साइट को देख रहे हो या देख रहे हो। तो मैंने बेटी को जैसा समझा, पर अंदर से मुझे लगा कि यार तू पैसे के लिए अगर विचलित हो रहा है तो फिर इसका मतलब तैने उसकी बेटी को नहीं माना। मैंने उस दिन अपनी गलती मानी, सॉरी अपने आप को बोला और कहा कि सिंगराज तैने किसी के ऐसा नहीं करा है, तैने अपनी बेटी की शादी में खर्च करा, तो तेरा हक नहीं है उस पैसे को लगातार मांगना और उससे टॉर्चर करना सामने वाले को। कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत होगी या हाथ तंग है या नहीं है, तो तेरा हक नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी की जब मदद करते हैं, आप पे अगर मदद करने की क्षमता है तो आप मदद करो, अगर क्षमता नहीं है तो मदद मत करो। क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए कि मदद का मतलब होता है कि दान देना। दान देने के बाद वो दान लिया नहीं जाता। अगर आप मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं और वहाँ दान कर रहे हैं, भगवान को चढ़ा दिया, फिर भगवान से मांगोगे थोड़ी उल्टा। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्ट, हाँ, डोनेशन है, डोनेशन। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अगर समाज में आप उस मुकाम पे पहुंच के हो, किसी की मदद करने पे लायक आप बन गए हो, भगवान के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से, बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत, सिंगराज तू अगर किसी के लायक बन गया है तो उस मदद को तू इस तरीका से परेशान कर रहा है। अच्छा 4 साल हो गए, पैसा मांगने का हक नहीं है, मत मांगो। मैंने फ़ोन करा उस भाई को, सॉरी बोला। मैंने कहा सॉरी गलती होगी, आइंदा मैं तेरे पास इस विषय पर फ़ोन नहीं करूँगा, मैं तेरा पहला जैसा ही भाई हूँ। और भी कहीं अगर ज़रूरत पड़े बेटी के मामले में मुझे बता देना। ये पैसे अगर तुझ पे हो जाए अच्छी बात, ना हो कोई दिक्कत नहीं, मेरी ओर से यू आर फ्री। मेरी मिस्टेक थी जो मैं आपको कॉल कर रहा था इस पैसे के लिए। तो मुझे भी सीखने को मिला कि समाज में मदद जब होती है तो लेने का हक मदद का नहीं होता, वापसी का। उस दिन मुझे जीवन का एक सार्थक प्रयास सीखने को मिला कि पैसे, जब तेरे पास पैसा नहीं था
जब भी तू जी रहा था, जब भी 2 रोटी खा रहा था, आज तेरे पास पैसा है तो जब भी तो 2 रोटी खा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये भी है कि आपके पास इतनी सामर्थ्य हो कि दे के भूल सकें तो आप किसी की मदद कीजिए, तो करिए। ये नहीं कि यार मैंने तुझे कर्ज दिया है भाई, इसका इंटरेस्ट दे, पैसा दे और उस पर जमीन जायदाद लिखवा ले, वो नहीं होना चाहिए। मुझे किसी के लिए बनाया है भगवान ने, अपने समाज में, परिवार में वो सम्मान मुझे दिया है, तो मैं अपने समाज के लोगों का अगर हेल्प नहीं कर पाया, मदद नहीं कर पाया, तो मेरे इस मुकाम तक पहुंचने का भी समाज को क्या फायदा है। उस आशीर्वाद जो किसी ना किसी की दुआओं का आशीर्वाद की बदौलत पहुंचा है, यानी सिंगराज और भी हो सकता था। भाई मैं ही क्यों भगवान ने चुना, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ही क्यों चुना भगवान ने, किसी और को क्यों नहीं चुना। मुझसे पहले भी बहुत प्लेयर हुए जो सीनियर प्लेयर थे। यहाँ भी मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं शूटिंग में हमेशा किसी काम को भी करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं उस काम में ईमानदार रहूँ। कई बार मेरे शूटिंग में मैंने देखा बहुत से प्लेयर गवर्नमेंट एमनेशन दे रही है 200 एमनेशन चलाने के लिए, तो 200 में से 150 चलाए, 50 इधर उधर कर दिए। हमने किया नहीं 50 इधर उधर, हमने वापसी करा, सर ये 50 आपकी वापस है, ये लीजिए, मैंने 150 गोली चलाई है। उन लोगों ने 50 बचाया, अपने उस काम में या तो वापसी गोली चलाने के लिए रखा है कि भाई कल मुझे गोली मिले ना मिले तो मैं 50 कल के लिए रख लेता हूँ। जब गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है कि आज का हिसाब आज ही करना है और आज का खाता आज ही बंद होगा, तो आप उसको कल माइनस प्लस क्यों कर रहे? हमने माइनस प्लस नहीं करा है, हमने ये देखा है कि जब पॉलिसी है तो कल मिलेगा ही मिलेगा, उस पर भरोसा किया है। नहीं मिलेगा तो हमारे पास दूसरी टेक्निक है उस दिन को करने के लिए। उस दिन हम योगा करेंगे, जिम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पिस्टल से होल्डिंग करेंगे, लेकिन बेईमानी रख के उस पैसे को, उस एम्युनिशन को अपने पास नहीं रखेंगे। अगर नहीं आया तो हम पैसे से खरीदेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। तो जहाँ ईमानदारी है, रिश्तों की जहाँ कदर है, वहाँ ईश्वर देता है, 100% देता है। रिश्तों से याद आया कि मुझे सच झूठ तो नहीं पता, ऐसा कौन सा वक्त आया था कि जब आपके साथ शायद एम्यूनिशन खरीदने में या पिस्टल खरीदने में या किसी चीज़ में कमी पड़ रही थी और आपकी भार्या भाभी जी ने मतलब अपने गहने ऊपर कर दिए? हाँ, एक पल। आप तो जमींदार लोग हैं। बिल्कुल, देखिए भगवान का दिया हुआ समय मेरे पास काफ़ी कुछ था, लेकिन हमने अपनी औकात से बढ़ के काम किया है। और शूटिंग का जो है एक ऐसा काम है जिसमें आपको कैश चाहिए, पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, जब रोज़ गोली आप चला पाओगे। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप अभ्यास नहीं कर पाओगे। और स्टार्टिंग में अब तो गवर्नमेंट की कई स्कीम है कि आप अगर नेशनल तक और स्टेट तक अगर खेले हैं तो खेलो इंडिया जैसी गवर्नमेंट ने अब नीति बना दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन गया है जहां आप सिंगराज जैसे किसी व्यक्ति को उस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमारे समय में ये योजना नहीं थी, तो शायद मोदी जी ने देखा कि सिंगराज जैसे कितने प्लेयरों को कष्ट से गुजरना पड़ रहा है और अपने खेलने के लिए पैसा कर्ज करना पड़ता है जब जाके वो खेलते हैं। तो मेरे भी जो घटना आई, पैसा था नहीं पास में, जो था वो खर्च हो गया सारा, और 6 महीने इस दौरान में गुजर गया। क्योंकि पिस्टल जो 50 मीटर की पिस्टल होती है उसका आपको रिलोड शूटर बनना पड़ता है। जब रिलोड शूटर आप बन जाओगे तो जब बाहर से उसे इंपोर्ट कर पाओगे आप। रिलोड शूटर बनने के लिए आपको नेशनल, स्टेट से जोनल और जोनल से फिर नेशनल खेलना होगा। जब जाके आप उसमें क्वालिफाई होंगे नेशनल में, जब आप रिलोड शूटर बनोगे, रिलोड शूटर के सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपना इंपोर्ट बाहर से .22 का या एयर पिस्टल का आप ले सकते हो। उससे पहले नहीं। तो उससे पहले मैंने पिस्टल रेंट पे ली हुई थी। हर महीना 15 से 20 हज़ार रुपये पिस्टल का रेंट जाना, और एम्युनिशन जो होता है, जो नॉर्मल 20 रुपये का एक कारतूस होता है .22 का, वो 30 से 35 रुपये, कई बार 50 रुपये में मैं उसको ब्लैक में खरीदता था ट्रेनिंग करने के लिए। तो प्रतिदिन मैं 100 एम्युनिशन चलाता, 100 गोली। तो 100 गोली कई बार हमें 4000 की मिलती, कई बार 5000 की पर डे मिलती, कई बार ऐसा होता था कि 150 या 200 चलानी पड़ती थी। तो इस दौरान मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। भाइयों से भी, जो छोटे भाई है उद्यम अदाना, उनसे भी मैंने 1-2 बार मदद ली। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब
आप गर्व से खुद जिए, खुद मेहनत करके कमाए, आपने खाया है मेहनत करके, तो आप हर बार किसी से पैसा नहीं मांग पाओगे। फिर नेचर भी होता है। हाँ, तो मैं हर बार नहीं मांग पाया फैमिली से, और मैं टेंशन में था कि भाई अब कैसे एमुनेशन आएगा, कैसे पिस्टल आएगा, और मुझे कोच की भी फीस देनी थी। तो ये इस चीज़ ने महसूस कर लिया कि मैं डिस्टर्ब हूँ, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आप ट्रेनिंग पे भी कल नहीं गए और आज परेशान से लग रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, नहीं कोई बात है बताओ। मैंने कहा यार पैसे ख़त्म हो गए सारे, पैसे की व्यवस्था कैसे करूं, ज़मीन बेचूं, क्या करूं, या किसे कर्ज लूं। तो मैंने ज़मीन भी, पारिवारिक ज़मीन है, और ज़मीन हम आसानी से बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूं, किसान फैमिली से, वहाँ ज़मीन को बेचना भी एक अपराध सा समझते हैं। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये काम भी शूटिंग का ऐसा था कि आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, ऐसा कई बार परिवार में यार नाराज़ होगा कि जॉइंट फैमिली में सिंगराज रह रहा है, तो कहाँ से प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे इकट्ठा करें और किस चीज़ से कर्ज ले। तो मैंने मिसेज ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं कुछ देखती हूँ। उन्होंने कहा कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख? मैंने कहा हाँ। अच्छा, इतना तो मेरे पास नहीं है, पर मैं चलो देखती हूँ। वो सुबह गई, चाय बनाती उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, चाय के कप के साथ ही प्लेट में दूसरी में कपड़े से ढक के मेरे सामने रख दिया। मेरी एक आदत है, जब से मेरी शादी हुई है, मैं हमेशा चाय अपनी वाइफ के साथ मॉर्निंग टी पीता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेड पे से पैर जब उतारूं, जब उनका प्यार से मुझे एक कप चाय मिल जाए कि राज खड़े हो जाओ चाय पी लो। तो मैं इसमें सोने की एक्टिंग भी करता रहता हूँ कई बार, तो वो शब्द सुनने के लिए। तो उन्होंने मुझे प्यार से उठाया, कहा आपके अंदर का शाहरुख खान आ जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एहसास अपना अलग ही होता है प्यार का। तो मैंने कहा इतने सारे क्या लाए हो खाने के लिए? उन्होंने कहा खाने का नहीं है, पहले आप चाय पी लो। क्या है? मैंने देखो सही। नो कुछ नहीं, ये बिस्कुट है आपके, ये ले लो, ये बाद में इसको पर्दे को हटाना। हमने दोनों ने चाय पी ली, लेकिन मेरी नज़र वहीं बेर बेर में। उन्होंने कहा आप चाय नहीं पी जाएगी, लो देख लो। उन्होंने, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा मेरे गोल्ड है जो मुझे माई केयर पियर से मिले, ये आप सारे ले जाओ, बेको या गिरवी रख दो, और पैसे इकट्ठे कर लो, टेंशन में नहीं रहना है, और अपना काम करो। मैंने कहा ऐसा क्यों? ये तो आपका पर्सनल है। उन्होंने कहा मेरी पर्सनल कुछ नहीं है, पर्सनल मेरे आप हो, आप मेरा सोना हो, आप मेरा गोल्ड हो, आप हो, आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए आप सब कुछ हो, आपकी खुशी इम्पोर्टेंट है, और जो आप काम कर रहे हो देश के लिए, वो मेरे लिए मायने हैं। तो बस जैसे उन्होंने बोला, यार आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार ये, तो मैंने कहा चलो आप कह रहे हैं तो आपको इस बलिदान को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और मैंने उस दिन अपने आप से वादा करा कि सिंगराज अब तुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। वो मैंने गिरवी रख के आया मुकुट फाइनेंस में, और वहाँ से पैसे मैंने लिए। कई बार मैं उनका जो ब्याज होता है वो भी बीच में नहीं भर पाया। और जब मुझे फर्स्ट टाइम में इंडोनेशिया जकार्ता में एशियन गेम हुआ 2018 में, 1 साल बाद, वहाँ से जब हरियाणा सरकार ने मुझे पैसा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा मिला, जब उनको मैं छुटा के लाया, आज बेशक मैंने उनको 10 गुना दे दिया हो, लेकिन वो सहायता, वो मदद महिला ही कर सकती है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। चाहे मैं पूरा दुनिया का गोल्ड उनको ला के दे दूँ, लेकिन उस पल का मदद जो है वो पूर्ति मैं नहीं कर सकता अपने जीवन में। ये मैटर तो इमोशनल है, लेकिन सच बताना, उन्होंने ये तो नहीं कहा था उस समय जा जी ले अपनी जिंदगी। जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वो तो आज भी नहीं कहते इस बात को, उसमें भी रूल कंडीशंस है। कई बार देखिए, जो आपने कहा, मैं इसी भी उनसे मांगता हूँ कभी कभी कि यार एक बार, एक्चुअली क्या है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ हर खुशी और गम में ड्रिंक चलती है। तो मैं जब युवा था तो मेरी इच्छा, यार सिंगराज इसमें हर आदमी मरता क्यों? पीने के लिए इसमें ऐसा क्या है जो तू पीने के लिए इसमें मरता है? तो मैंने कहा एक बार चेक जरूर करना कि इसके पीछे पागल क्यों सारे परिवार को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, वाइफ को छोड़ देते हैं, पर दारू नहीं छोड़ते। तो इसमें ऐसा क्या है सिंगराज, चखना जरूर है तुझे। तो मेरी चखने की इच्छा थी, लेकिन मैं इससे नफरत भी बहुत करता हूँ, और इसमें ऐसा है क्या? तो मेरी मिसेज को इच्छा पता चली कि शादी होने के पहले फोन पे जैसे कभी कभी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने, जब मैंने उनको
शादी पे कहते हैं ना फर्स्ट रात जब मिलते हैं मियाँ बीवी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं उनको क्या दूं। तो आप ले गए? उनको मिलने की खुशी में ही मैं इतना पागल रहा हाँ। कि मैं कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि उनको गिफ्ट में क्या देना। तो मैंने कहा चलो जब उससे मिलूंगा तो उन्हीं से पूछ लूंगा कि क्या देना है। तो जब मैं उनसे मिला, भेंट हुई मेरी, तो मैंने कहा फिलहाल तो मेरे पास एक गुलाब है देने के लिए। गुलाब ले गया मैं ही और मैंने उनको दिया। फिर उनसे पूछा मैंने कि भाई मैं तो डिसाइड नहीं कर पाया कि आपको क्या दूं और क्या ज़रूरत है आपको, आप मुझे बताओ, वो मैं अगले दिन आपको गिफ्ट दूंगा। उनको देना चाहते हो? उन्होंने हाँ। तो देना ये चाहते हो कि जीवन को आप मेरे हिसाब से जियोगे। मैंने कहा ठीक है आपके साथ जीऊँगा, पर वो कैसे यार, ये तो तुम गुलामी में मुझे डाल दोगे। मैंने कहा पर मैं ऐसा वादा नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा वादा करो कि आपको नशा नहीं करना जीवन भर जब तक मैं ना कहूँ। मैंने कि नशा नहीं करना ना कहा। मैंने कहा यार मेरी तो एक इच्छा है, क्या उसको चेक करना कि जिसके पीछे इतने परिवार बर्बाद हुए इसमें ऐसा क्या है। नो क्या कुछ भी नहीं है, जहर है वो, सोचने की क्षमता को खत्म करता है और दीमक की तरह इंसान को खा जाता है। आपको कभी भी वो पीना नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा पल कभी आया तो? नो क्या मैं परमिशन दूंगी, जब तक मैं परमिशन न दूं आपको पीना नहीं है। अगर ये वादा आप दो तो मेरा ये गिफ्ट है, अन्यथा मेरा कोई गिफ्ट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये गिफ्ट आपको दिया, वचन दिया। तो मैंने उनको वही वचन दे रखा है, कभी ड्रिंक नहीं करना है और दारू कभी मुझे पीनी नहीं है। लेकिन उनके वचन के अनुसार तो आप ये कह रहे हैं कि जियो, जो अपनी जिंदगी जी ले, तो जिंदगी तो मेरी उनके हाथ में है, वो कहाँ मुझे जीने देंगे। टिपिकल इंडियन लाइफ है। जी हाँ बिल्कुल। जाते जाते एक किस्सा जो नुमाया करना बहुत जरूरी है, जो पहले सवाल में ही आ गया था कि वो पिस्तौल आपके हाथ में आई कैसे? हाँ देखिए, लाने वाला तो खैर बंसी वाला ही है। जब एनसीआर एरिया में ग्रुप होता है एसआरएस ग्रुप, उस एसआरएस ग्रुप में फैमिलियों का हमारा काफ़ी पैसा उसमें लगा हुआ था और वो बिजनेस लॉस हो गया एसआरएस रियल एस्टेट कंपनी में। तो मैं काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन से में रहने लगा और टेंशन और डिप्रेशन की वजह से मुझे टीबी हो गया और टीबी के साथ साथ मुझे डायबिटीज़ भी बन गया और मेरी शारीरिक क्षमता हालत ऐसी हो गई थी, मैं मरने की कगार पे आ गया। बिल्कुल आवाज़ मेरी बंद होगी, आवाज़ निकलना बंद होगी मेरी बिल्कुल। महीना भर हो गया मुझे बोले हुए और लगातार मेरी दवाई कोई भी मुझ पे काम नहीं कर रही थी। तो उस चीज़ में एक दिन कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने आया तो मेरा वजन भी 8-10 किलो कम हो गया था। तो रिश्तेदार को मिलने आया तो मिलने के बाद मेरे कमरे से बाहर जाके मेरे बेडरूम के बराबर में ही हमारी लॉबी थी जहाँ गेस्ट सभी रुकते थे। तो वो रिश्तेदार कह रहे थे भाई सिंगराज तो अपना बचा ही, तो कुछ दिन करिए। तो उनको जाने के बाद मेरी मदर और वाइफ दोनों रोने लगी कि इतने बच्चे छोटे छोटे हैं और ये तो ऐसे मर जाए, कौन पालेगा कौन देखेगा। तो वो सारी बात मेरे कान में, दरवाज़ा खुला हुआ था तो स्पष्ट मेरे कानों में आ रही थी। मैंने कहा सिंगराज जीवन में उतार चढ़ाव तो तेने बहुत देखे हैं, समझे भी है, तो ऐसे मरने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है जो तू ऐसे हिम्मत हार रहा है और सोच रहा है ऐसा मरने, और तेरी दवाई तुझे काम नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों? नहीं, मरना नहीं है, जीना है। इसलिए तू पैदा नहीं हुआ है कि मर जा। तेरा जो उद्देश्य है इस मिट्टी का जो तेने जन्म लिया है, कर्ज है उसके तो चुकाना ही है। तू परिवार का तो चुका ही नहीं पा रहा, अपना भी नहीं चुका पा रहा और तू खत्म होने के कगार पा गया। मैंने उस दिन प्रण करा नहीं यार, मरना नहीं है, बीमारी से लड़ना, फाइट करना है। मैंने अपने आप को संभाला और प्रतिदिन मेडिटेशन करने लगा, बिस्तर पे ध्यान लगाने लगा, भगवान से ही प्रार्थना करने लगा कि एक मौका मुझे दे, ऐसे नहीं मरना है। तो मैंने प्रतिदिन ठीक होता चला गया और 1 महीना बाद मैं खड़ा हो गया और फिर 2 महीने बाद मेरी आवाज़ वापसी हो गई, लेकिन डायबिटीज़ इस दौरान परमानेंट आई गई। तो मैं स्कूल जाना तो बंद हो गया और मैं इस दौरान मिसेज कहने लगी कि बच्चे दोनों मेरे नैतिक और जो सौरभ थे और मेरे भतीजा गौरवधाना, वो सेक्टर 12 खेल परिषद में खेलने जाते थे। तो ड्राइवर उनको ले जाता था, कई बार भाई ले जाती है, कई बार मिसेज के साथ जाते थे। वो एक मेरा मित्र हैं रणवीर जी, उनके साथ जाते थे वो। तो मैं उनके साथ अब जाने लगा, वहाँ जाके टहलने लगा।
तो 2-3 महीना हो गए तो मुझे लगने लगा। मैंने कहा भाई अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अपना काम करूँगा बेटे, कल से तुम्हारे साथ अंकल आया, ड्राइवर कोई आएगा, मम्मा आएगी, मैं नहीं आऊँगा। तो बच्चे कहने लगे नहीं, हमें तो आपके साथ ही चलना है, क्योंकि मैं बड़ों के साथ बड़ा जैसा मेरा व्यवहार हो जाता है, बच्चों के साथ बच्चों जैसा मेरा व्यवहार हो जाता है। तो मैं उनकी मन की इच्छाएं जो भी होती थी वो उनकी मैं पूरी कर देता था, तो बच्चे फिर उतना ही फिर मुझे खुश रहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो मैंने कहा पर मैं तो 3-4 घंटे बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। उन्होंने कहा पापा आप तैराकी कर लो हमारे साथ। मैंने कहा ये भाई आइडिया अच्छा है। अब मैंने तैराकी करने का कोशिश करा तो मैं तैराकी नहीं कर पाया, मेरे दोनों पैर स्विमिंग पूल में खड़े नहीं हो पाए। और मैंने कहा सिंगराज ये तो यार मरने जैसी इसमें हालत है, आत्महत्या करना जैसा है, इससे तू बाहर निकल। मैं पानी से बाहर निकला, मैंने बच्चों से कहा मैंने भाई मरना नहीं है, मैं इस उद्देश्य के लिए दोबारा बस जन्म लिया मैंने और मुझे पानी में नहीं मरना है। तो बेटा, भाई का बड़ा बेटा था भतीजा हमारा गौरव, उन्होंने कहा अंकल जी आप मेरे साथ शूटिंग करो। मैंने कहा शूटिंग तो यार मैंने कभी करी नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप ट्राई करो, आप मेरे साथ मेरे कैंपस में चलना अगले दिन। तो मैं अगले दिन गौरव के कैंपस में गया तो वहाँ कोच क्योंकि बच्चों को शूटिंग के टिप्स बता रहा था कि ऐसे पिस्टल पकड़ना है, ये उठाना है, चलाना है। तो वो नहीं चला पा रहा था, मैं पीछे पीछे देख रहा था, मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा जी ये तो बड़ा आसान है, ये बच्चा क्यों नहीं चला रहा? लोग आपको आसान लग रहा है? मैंने कहा हाँ आप चलाओगे? मैंने कहा चला लेते हैं। तो उन्होंने मुझे 5 शॉट दिए, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया था मैंने ऐसे पिस्टल साधी और शॉट चलाए। तो 5 इन ब्लैक के अंदर 1 शॉट ही मिस हुआ था और मेरे बेहतरीन शॉट लगे जो कि फर्स्ट टाइम में किसी के नहीं लगते। तो उन्होंने कहा सिंगराज जी आप तो शूटिंग के लिए बने हो, पहले भी शूटिंग करी है। मैंने कहा भाई होली दिवाली दादा की राइफल तो साफ करी है पर फायर कभी नहीं करा है। तो आप इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो यार, ओलंपिक तक आप जा सकते हो, देश के लिए मेडल ले सकते हो। रिप्रेजेंट जो शब्द था उसने बाद में जो कुछ बोला तो मैं अनसुना करता है, पर रिप्रेजेंट में अंदर घूमता रहा और अंदर जो खुशी मुझे महसूस हुई वो अपने आप में एक अलग ही थी। तो 12 जनवरी 2017 को मैंने शूटिंग दोबारा शुरू करी। इससे पहले मैंने 2 महीना पहले भी अक्टूबर में 2016 में 1 महीना प्रैक्टिस किया, उसमें मैंने किसी कारणवश छोड़ दी थी। लेकिन फिर मैंने दोबारा से 12 जनवरी 2017 से मैंने शुरू करा और 2017 दिसंबर में फर्स्ट नेशनल गोल्ड के साथ केरल में 61 नेशनल हुआ था, गोल्ड के साथ टीम इंडिया में एंट्री करी मैंने। तो वो जो शूटिंग 35 साल की जो मैंने शुरू करा, इसमें एक बहुत अच्छा रोचक विषय भी है। जब मैं टोक्यो जा रहा था तो टोक्यो से पहले जूम के जरिए प्लेटफार्म पे मोदी जी से बात हुई। कोविड तो चल ही रहा था उस दौरान में, तो मेरी फैमिली और हमसे सबसे मोदी जी बात कर रहे थे। मोदी जी ने मुझसे कहा सिंगराज जी जब सब रिटायर होते हैं 35 साल की एज में, आपने जब शुरू करा। मैंने कहा सर आप भी तो लेट आए हो सिंगराज तो लेट आया है, आप भी लेट आए हो। तो मैं ये सोचता हूँ अगर चीज़ों को हमारे हिंदुस्तान में चीज़ हो रहा है, जरूरतमंद लोगों के पास जरूरत की चीज़ें नहीं पहुँचती, जनरल नॉलेज का अभाव है या इस प्लेटफार्म का अभाव है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। अगर मुझे पता होता कि शूटिंग भी एक ऐसा गेम है जिसमें इंडिया को पैरा खिलाड़ी खेल सकता है, पैरा एथलीट्स बहुत से गेम ले सकता है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दुनिया के से लोहा लेके अपने हक का मेडल्स ले सकते हैं, देश के लिए देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ उन तक पहुँचती नहीं है। मैं शहर फरीदाबाद में रहते हुए मुझे नहीं पता था कि पैरालंपिक गेम भी है और इसमें शूटिंग भी है और शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। तो सोचिए कितने और जो लोग हैं जो दूर दराज में रहते हैं दिल्ली से, उन लोगों को भी तो जानकारी का अभाव कितना है। तो मुझे जब मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आज हर वर्ल्ड कप, चैम्पियनशिप, एशियन गेम, पैरालंपिक का भी डबल मेडल, मैं इंडिया का पहला एथलीट्स बना जो पिस्टल में डबल मेडल लेने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन गिरना पड़ना और कामयाब होना एक पहलू जीवन का है, इसमें इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखो सूरज है जो पूरे दुनिया को ऊर्जा दे रहा है, रोशनी दे रहा है, वो भी तो इस समय के बाद ढलते हैं, लेकिन वो ढलते हैं तो पुनः उतनी ही ऊर्जा के साथ दोबारा निकलते हैं। तो ढलना और निकलना ये तो प्रकृति का नियम है।
जीवन में दुख और सुख तो आना स्वाभाविक है। इंसान इतिहास वो ही लिखेगा जो लगातार चलता रहेगा, जो चलता रहेगा। इतना शानदार साक्षात्कार हो रहा है कि इसको खत्म करने का मन नहीं है, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। देश के हीरो से आपको मिलवाया, वो कितना इनकार करें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, युवा और बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। बता रहे हैं कि चलते रहना है, चरे वेती लक्ष्य जरूर मिलेगा। आपको कैसी लगी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। सर, आपने हमसे बात की, इस बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवन जिएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी।